नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच नेताओं के चुनावी कार्यक्रम और रैलियां बदस्तूर जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को 12,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मुरादाबाद में रैली की। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पर ही अभी बीजेपी का कब्जा है, जबकि 4 पर सपा काबिज है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर में हैं। इन 2 दिनों में वे जिले के लोगों को 1,805 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हल्द्वानी में रैली करके पिछली सरकारों की लेट लतीफी को लेकर निशाना साधा है। हमारे यहां कहा जाता है ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? 2-2 पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के लिए निजाम का अलग ही मतलब है। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए होने वाले रैलियों को चुनाव आयोग फिलहाल नहीं रोक सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा ने आज लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद ही कुछ कर सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटे ज्यादा होगा और कोरोना के मरीजों को वोट लेने के लिए कर्मचारी पीपीपी किट पहनकर उसे वोट डलवाने जाएंगे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है और अपनी जान बचा करके सियासी नेताओं की सभाओं में बेहिसाब भीड़ है। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही इनमें कोई मास्क पहने दिखता हो। इस हुजूम में कुछ भी हो सकता है। वे लोग जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर रात में जनता को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, वे भी दिन में भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा हम रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे। क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड के खतरों के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मिसाल के लिए मतदान का वक्त 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा। भीड़ कम करने को 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क होगा। कोरोना के मरीजों को वोट लेने कर्मचारी पीपी किट पहनकर जाएंगे। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग should be absolutely with a first dose and all eligible should be given the second dose also. यूपी के चुनाव में एक लंबे समय से तमाम दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतकर विधायक बनते रहे हैं।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते 403 विधायकों में से 140 पे आपराधिक मामले हैं, 106 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले हैं, 7 विधायकों पे हत्या के केस हैं, 36 विधायकों पे हत्या के प्रयास के केस हैं, 2 विधायकों पे महिलाओं पे अत्याचार के केस हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के शख्स को क्यों टिकट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है, उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की वजह से पोलिंग का वक्फा तो 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, उनको कौन रोकेगा, ये साफ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद ही पिक्चर में आता है। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नए साल में नई सोच के साथ काम करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कल 6 घंटे चली मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से पुराने ढर्रे को छोड़ने को कहा, योजनाओं को जमीन पर उतारने के नए तरीके सोचें, फाइलों को लटकाने के बजाय जल्द फैसले लें। पीएम ने पिछली 5 मंत्रिपरिषद की ऐसी ही चिंतन बैठकों का हिसाब भी लिया, पिछले फैसलों पर क्या क्या किया इसकी जानकारी भी मांगी, लोगों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए, पिछली बैठकों में सामने आए आइडियाज पर क्या काम किया गया। कल की बैठक में प्राकृतिक और जीरो बजट खेती पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। उधर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद आज पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में विजय यात्रा निकालकर चंडीगढ़ के लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही अपने पार्षदों को यह शपथ भी दिलाई कि वे कभी भी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। चंडीगढ़ में दिल्ली वाला धमाका दोहराने की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाली विजय रैली। आखिर पहली बार उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। इस दौरान चंडीगढ़ के आम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्यों एक नई पार्टी को मौका दिया है। दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं जब से कॉर्पोरेशन बनी है। अच्छा। तब से अपना कांग्रेस और बीजेपी ही थी। अच्छा। अब लोगों ने चेंज किया है तो अब इसलिए केजरीवाल ने चेंज कारण तो होगा चेंज का, लोग परेशान थे। विजय यात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने उनको लोगों की सेवा करने के साथ साथ कभी भी पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इस विजय यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की। चंडीगढ़ तक झाकी है, पंजाब हजे बाकी है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इसी बात से खुश है कि उसको पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जीत का एक टॉनिक मिला है, जो उसका मनोबल तो बढ़ाएगा ही, साथ ही उसके बारे में परसेप्शन बनाने में भी मदद करेगा। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई। हालांकि गिरफ्तारी के तरीके को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने संघीय ढांचे के खिलाफ इसे बताया, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछ लिया कि पहले बीजेपी बताए कि वो बापू को गाली देने वाले शख्स की गिरफ्तारी से खुश है या नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, तो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला।
बापू के अपमान और दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोपी कालीचरण को अब 124A यानी देशद्रोह, 153(1)A, 153(B)(1)A यानी लोक शांति में बाधा, 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करना जैसी धाराओं का सामना करना होगा। इसके अलावा 501A(B) और 294A के तहत मामला पहले से ही दर्ज है। मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कालीचरण ने खजुराहो में गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी, लेकिन वो वहाँ रुका नहीं। उस गेस्ट हाउस से उसने पहले चेकआउट भी नहीं किया ताकि पुलिस को चकमा दे सके। कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वरी धाम के करीब एक शख्स के घर पर रुका था। पुलिस से बचने के लिए उसके तमाम साथियों ने फोन भी बंद कर दिए थे। पूरे दिन पुलिस ने सुराग तलाशी और सुबह तड़के 8 से 10 पुलिस कर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार कर रायपुर रवाना हो गई। बाबा आए थे करीब 2-2:30 बजे, अरे 1 घंटा वो सोए हैं, 4 बजे पुलिस वाले लगे हैं और कुछ गाड़ी बाहर खड़ी थी, उन्हें के बाद वो ले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ रास्ते। महाराष्ट्र के अकोला से रायपुर धर्म संसद में आए कालीचरण ने अपने संबोधन में कथित तौर पर बापू को अपशब्द कहे, दो धर्मों के बीच विद्वेष बढ़ाने वाले बयान दिए। हालांकि गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सवाल उठाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछ लिया, बीजेपी पहले बताए कि वो बापू को गाली देने वालों के साथ है या खिलाफ। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था, जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मुझे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका गलत नहीं है, ये हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है। कोई पुलिस के नाम से फिर तो कहीं भी घुस जाएगा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगा। नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं? दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले जांच के दौरान पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था। वैसे मामला दर्ज होने के बाद भी कालीचरण ने वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई पश्चाताप नहीं है। नफरत करता हूं मैं गांधी से, मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह सहित कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पहले कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करती है जो कथित तौर पर नफरती भाषण देने वाले इन धर्माचार्यों के लिए धर्म ध्वजा उठाए खड़े थे। छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।